अपने चैनल पर आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कृषि कानून को लेकर किसानों की तरफ से सिंगू बॉर्डर पर बुलाई गई है किसानों की अपनी संसद, और इसी के साथ में आपको बता दें सिविल सोसाइटी के बड़े बड़े लोग पहुंचने वाले हैं, जहां पर कृषि कानून को लेकर किसान अपनी संसद में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी के एक मेंबर ने ऐसा बयान दिया है जिससे स्पष्ट हो चुका है कि कृषि कानून को लेकर बनाई गई कमेटी क्या किसानों के पक्ष में काम करेगी या नहीं। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि आज होने वाली है सरकार और किसानों के बीच में 10वें दौर की बातचीत, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग को जायज समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में अब सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सिविल सोसाइटी की तरफ से दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के नजदीक में 23 तारीख और 24 जनवरी को किसान संसद बुलाने का फैसला लिया है। इस किसान संसद के अंदर पक्ष विपक्ष के सभी सांसदों के अलावा पूर्व सांसदों सहित कृषि विशेषज्ञ समेत किसानों को बुलाया गया है। इस किसान संसद में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान इस आयोजन में पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों को बुलाया जाएगा, जिसमें जस्टिस गोपाल गौड़ा, जस्टिस कोलसे पाटिल, एडमिरल रामदास, अरुणा राय, पी साईनाथ, मेधा पाटकर, यशवंत सिन्हा, प्रशांत भूषण समेत कई और लोगों को बुलाया गया है। यानी सभी तरह के लोगों को बुलाया गया है और कृषि कानून को लेकर चर्चाएं की जाएगी। कुल मिलाकर जिस तरह से कोरोना का हवाला देकर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट नहीं हुआ था, बातचीत नहीं हुई थी, उसके बाद से अब किसानों ने फैसला लिया है कि किसान अपनी संसद बुलाएंगे और इसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाकर इसमें चर्चा करेंगे इस कानून के ऊपर। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें ट्रैक्टर रैली पर पीछे हटने को तैयार नहीं है किसान। कहा 26 जनवरी को ही होगी दिल्ली में किसानों की गणतंत्र दिवस परेड। मंगलवार को किसान नेताओं और पुलिस के अधिकारियों के बीच में 1 घंटे तक बातचीत चली। बैठक में 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड को लेकर भी चर्चाएं की गई। इससे पहले भी सोमवार को करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। बैठक का दूसरा दिन मंगलवार को तय हुआ था। मंगलवार की बैठक में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहे और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश हरियाणा के भी अधिकारी मौजूद रहे हैं। और अब अंतिम फैसला पुलिस प्रशासन को लेना है। और ऐसे में आपको बता दें कि किसान नेता योगेंद्र यादव की ओर से कहा गया कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के टॉप ऑफिशियल के साथ बातचीत हुई है। 3 बातों पर कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है। नंबर 1 की किसान गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को ही निकालेंगे। नंबर 2 की यह परेड दिल्ली के अंदर होगी। और नंबर 3 जो भी जहां से आएंगे देश भर के किसान सब इसमें हिस्सा लेंगे। और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा ये ट्रैक्टर मार्च और इसे गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की आन बान शान ऊपर रखी जाएगी। पुलिस अफसर ने अपनी तरफ से यह बात भी कही है कि जो सामान्य तौर पर कहते हैं कि उनको ऊपर से निर्देश मिले होंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले राउंड की बातचीत में सब कुछ तय हो जाएगा। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन की ओर से तिरंगा रैली करने और ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती है। एक और जानकारी की माने तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य ने एक और ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 मेंबर की कमेटी बनाई थी कृषि कानून को रिव्यू करने के लिए, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए, उस कमेटी के एक और मेंबर है अनिल घनवत, जिन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जो भी कानून को पूरा ठीक नहीं मानते हैं उनको कृषि कानून को लेकर अपनी शिकायतें कमेटी के सामने रखनी चाहिए। अनिल घनवत की ओर से बयान देते हुए कहा गया कि ये तो तय है कि अभी तक किसानों को लेकर जो नीतियां या कानून रहे हैं वो नाकाफी रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 4.5 लाख किसान आत्महत्या नहीं करते। कुछ बदलाव की जरूरत तो है। अगर ये कानून वापस होते हैं तो अगले 50 साल तक कोई भी सरकार या पार्टी ऐसा करने की हिम्मत या धैर्य नहीं दिखा पाएगी, किसान मरता रहेगा। कुल मिलाकर उनका ये बयान कृषि कानून को समर्थन में माना जा सकता है। इस पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर गणतंत्र दिवस पर यूपी किसान का दिल्ली आवाहन, बोले भाजपा को वोट दिया मगर कृषि बिलों पर बहुत गुस्सा है। आपको बता दें कि सिसौली के किसानों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमारे गाँव के तकरीबन 11,000 वोटर है, जिसमें से 8,000 वोट 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला था। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में वोट डाले गए थे, लेकिन कृषि कानून के मुद्दे पर किसान और पार्टी अलग है, साथ ही किसान इनके विरोध में भी है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद भी ये कानून लेकर आया गया है जिसे हम विरोध करते हैं। और किसानों की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हम गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वोट दिया, लेकिन कृषि कानून को लेकर हमें बहुत गुस्सा है। और एक और जानकारी की माने तो किसान और सरकार के बीच में वार्ता के एक दिन टल गई थी, यानी बीते दिन केंद्र सरकार और कृषि मंत्री के बीच में बातचीत होने
होने वाली थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी की बैठक हुई और इसीलिए सरकार ने एक दिन इस पूरे बातचीत को टाल दिया। यानी आज 20 तारीख को बातचीत होने वाली है। अब देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच में बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 जनवरी के कृषि कानून के विरोध में किसानों के द्वारा निकाले जा रहे ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर सरकार की तरफ से किसानों को नया ऑफर दिया जा सकता है। हालांकि क्या कुछ ऑफर दिया जाएगा, इसकी जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंची गुल पनाग सरकार की नीयत को लेकर शक जाहिर किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ देश के किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और बीते दिन किसानों के समर्थन में आते हुए गुल पनाग की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पहुंची है, जहां पर जाकर उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। और इसी के साथ में किसानों को फिल्म इंडस्ट्री से काफी समर्थन मिल रहा है, इसके भी संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि इस तरह से गुल पनाग ने कहा कि मैं एक किसान परिवार से हूं और यह मेरे लिए बुनियादी मसला है। किसानों के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। बाद में मैं एक अभिनेत्री हूं, उनके समर्थन में यहाँ पहुंची हूं। समाधान पर मैं इतना कह सकती हूं कि इतने दिनों से ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले पर संवेदनशीलता दिखाए और किसानों के द्वारा की जा रही मांगों को पूरा करे। एक और अपडेट की माने तो महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के अंतिम नतीजे सामने आ गए हैं, जहां पर हमने आपको बीते दिन बताया था कि शिवसेना किस तरह से बीजेपी से आगे निकल चुकी है। और अंतिम नतीजे भी इसी तरह के संकेत मिले हैं, जहां पर 12,711 ग्राम पंचायतों के सीट के नतीजे हैं, जिसमें से शिवसेना ने 3,113 सीटें जीती है, बीजेपी ने 2,632 सीटें, एनसीपी ने 2,400 सीटें, कांग्रेस पार्टी ने 1,823 सीटें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को 36 सीटें और निर्दलीय पार्टी की तरफ से 2,344 सीटें जीती गई है। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बुरी खबर है, जहां पर भाजपा शिवसेना के बराबर सीटें भी नहीं जीत पाई और एनसीपी कांग्रेस ने जो करके दिखाया है वह स्पष्ट संकेत है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति तो छोड़िए, विपक्ष में आने की स्थिति में भी मजबूर दिखाई दे रही है। यानी कांग्रेस पार्टी से कुछ ही सीटें ज्यादा लेकर कांग्रेस पार्टी के बराबर की पार्टी बीजेपी बनती हुई महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। यानी शिवसेना बीजेपी के लिए इतना जरूरी हुआ करते थे चुनाव के समय में, जिसके कारण ही बीजेपी महाराष्ट्र में एक बार सरकार बना पाई। और शिवसेना के छोड़ने के बाद भी बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी का खेती का खून नाम का बुकलेट जारी किया गया है। राहुल गांधी बोले, कहा कृषि कानून के द्वारा 3-4 पूंजीपतियों को कृषि पर एकाधिकार दिलाने की कोशिश हो रही है। साजिशें की जा रही है कि 3-4 उद्योगपतियों को कृषि कानून के सहारे कृषि क्षेत्र के अंदर लाया जाए और ऐसे में किसानों को और भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एबीपी न्यूज की तरफ से ओपिनियन पोल पर ममता बनर्जी ने कहा कि जितना बताया गया है उससे 3 गुना सीटें हम जीतेंगे। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के द्वारा कराए गए ओपिनियन पोल में बताया गया है कि किस तरह से टीएमसी 154 से 162 सीटें जीतने की स्थिति में है। यानी आसानी से तकरीबन बीजेपी से 60 ज्यादा सीटें लाकर मेजोरिटी से तकरीबन 20 सीटें ज्यादा लेकर सरकार बनाने की स्थिति में टीएमसी पार्टी है। वहीं पर एबीपी न्यूज की ओर से आए इस सर्वे के बाद अब जवाब आया है ममता बनर्जी की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा कि जो भी ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं ये सारे के सारे हमें कम सीटें दिखा रहे हैं, हम तकरीबन 3 गुना ज्यादा सीटें जीतेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने बीजेपी को लेकर भी निशाना साधा है और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार तो तृणमूल कांग्रेस बनाने जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर आप लोगों की अपनी क्या कुछ राय है, आप लोग की अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है राजनीति को लेकर, लिखेगा जरूर। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा हस्तियां आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब के लोगों के लिए किए जा रहे कार्यों का कारण बताकर पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं, जिसमें विभिन्न जिलों के अंदर कई बड़े नाम आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इन सभी लोगों ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से विधायक और पंजाब में पार्टी प्रभारी जनरैल सिंह तथा पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा है। और एक और अपडेट की माने तो कृषि कानून पर कांग्रेस का बुकलेट जारी, शीर्षक लिखा, कहा खेती का खून 3 काले कानून। और इसी के साथ में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बुकलेट को जारी किया गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनआईए के द्वारा किसानों को नोटिस भेजे जाने पर बोले जाखड़, कहा एनआईए किसानों की बजाय अर्नब गोस्वामी को भेजे नोटिस। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से किसानों को नोटिस भेजे जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह नोटिस तो अर्नब गोस्वामी को भेजा जाना चाहिए था, लेकिन किसानों को भेजा गया है। जाखड़ ने यह भी कहा कि इस समय अगर एनआईए से किसी की जांच करवाई जानी चाहिए तो श्री अर्नब गोस्वामी, जो एक निजी टीवी चैनल के संपादक हैं, उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उल्लंघना की है और इसी के साथ में देश से जुड़ी हुई सुरक्षा को लीक से जुड़ी हुई सूचनाओं को लीक किया है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि किसान नेता ने कहा कि 26 जनवरी को हमारी ट्रैक्टर परेड निकलनी तय है, पुलिस ने जताई है कुछ परेशानियां। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी की पहली बैठक अब 21
जनवरी को होने वाली है, यानी कल होगी बैठक। आज सरकार के साथ और कल कमेटी की बैठक होगी, जहां पर किसानों की तरफ से कहा गया है कि वह कोर्ट के द्वारा गठित किए गए कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, लेकिन कमेटी के सदस्य की ओर से कहा गया कि किसानों को अपनी मांगों को लेकर कमेटी के सामने आना चाहिए ताकि बातचीत हो और आगे का रास्ता निकले। और इसी के साथ में किसान और चीन को लेकर गरजे राहुल गांधी, बोले मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन मुझे छू नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह 3 कृषि कानून के जरिए देश के कृषि क्षेत्र को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के किसानों के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। और इसी के साथ उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के अंदर चीन के द्वारा गाँव बसाए जाने की खबर के दावे पर सरकार पर निशाना साधा। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार चीन के मुद्दे को लेकर बहुत हल्के में ले रही है और अगर उसने अभी सही कदम नहीं उठाया तो जो नुकसान होगा उसे रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार समझती है कि किसानों को थकाया जा सकता है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन किसानों के द्वारा जो मांग की जा रही है उस मांग पर किसान अड़े हुए हैं और किसान अपनी मांगों को पूरा करा कर ही अपने घर लौटेंगे। और एक और अपडेट की माने तो सीमा पर तनातनी के बीच में WEF की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री सच में इस बार चीन के राष्ट्रपति को भारतीय सीमा में लगातार चीन की जा रही घुसपैठ की कोशिशों को लेकर क्या फटकार लगाएंगे, या फिर इससे पहले जो बैठक हुई थी वैसी ही बैठक होगी और प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से इस पूरे मसले को नहीं उठाएंगे। क्या कुछ रहेगा आगे की सारी रणनीति आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और इसी के साथ में आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी की चैट के मामले को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ये काफी गंभीर मामला है और इस मामले पर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी जांच करने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इसे टाला नहीं जा सकता। एक और जानकारी की माने तो बीते दिन एक सर्वे के नतीजे हमने आपको बताए थे, जो बता रहा था कि किस तरह से असम के अंदर कांग्रेस पार्टी को कई और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा अगर कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मजबूती से सामने आना है तो। और ऐसे में पार्टी की ओर से फैसला लिया गया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 26 और बजरुद्दीन अजमल की AIUDF को 13 सीटें पर सफलता मिली थी। CPI, CPM और CPI-ML अपना खाता नहीं खोल सकी थी और अब ये फैसला लिया गया है, जहां पर पार्टी ने कहा है कि असम के अंदर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए पार्टी 5 पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करेगी। यानी बिहार का मॉडल लागू किया जाएगा जिसमें AIUDF, CPI, CPI-ML, CPI-M और कई सारे गठबंधन शामिल किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बड़ा अपडेट है जो असम को चुनाव को लेकर एक नई रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रही है और हो सकता है कि ये रणनीति सफल भी हो जाए। एक और जानकारी की माने तो राम अचल राजभर और कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। MP MLA कोर्ट की ओर से भेजा गया है जेल। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे पूर्व परिवहन मंत्री राम अचल राजभर और कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लखनऊ के MP MLA कोर्ट की ओर से जेल भेजा गया है। वहीं पर कोर्ट ने पहले दोनों नेताओं को भगोड़ा घोषित कर दिया था। बता दें कि दोनों नेताओं ने कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट में नेताओं की जमानत की अर्जी डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए नेताओं को जेल भेजने का आदेश दिया है। एक और जानकारी की माने तो राहुल गांधी बोले, कहा कृषि कानून से नुकसान देश के किसानों का होगा, प्रधानमंत्री को यह बात माननी चाहिए। और इसी के साथ में जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि JP नड्डा आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि JP नड्डा वो कौन है जो मैं उनका जवाब देता फिरूं। कांग्रेस पार्टी के सांसद ने स्पष्ट तौर पर JP नड्डा को लेकर ये टिप्पणी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से, खासकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की तरफ से राहुल गांधी से सवाल पूछे गए थे और राहुल गांधी का स्पष्ट निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर रहा। और इस तरह से JP नड्डा का नाम सुनते ही उन्होंने कहा कि वो कौन है, मैं उनका जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। एक और जानकारी की माने तो RJD में शामिल हुए श्याम रजक को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रदेश के उपाध्यक्ष से राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। और इसी के साथ में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर किया हमला, बोले आप बिहार में आते कब हैं जो आपको डर लगेगा। इसी के साथ में CM ममता बनर्जी ने कहा बीजेपी हमारी पार्टी मीटिंग के अंदर मीटिंग खराब करने के लिए लोगों को भेजती है, हम भी अब ऐसा ही करेंगे। और एक और जानकारी की माने तो ममता बनर्जी ने बीजेपी की तुलना नक्सलियों से करते हुए कहा कि नक्सलियों से भी ज्यादा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें हाथ लगी है, जिसके बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के नेताओं को बधाई दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से पार्टी के नेताओं को बधाई दी गई है। और एक और जानकारी की माने तो तांडव वेब सीरीज के खिलाफ शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, बोले आस्था के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ में बंगाल में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ममता शुभेंदु आज करेंगे एक बार फिर से रैली और एक दूसरे के गढ़ में अपनी ताकत दिखाने के लिए चुनावी मैदान में भी आएंगे। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर शिवपाल यादव ने दिया है एक सनसनीखेज बयान, कहा बीजेपी को हराने के लिए
सपा बसपा एक साथ गठबंधन कर सकते हैं। शिवपाल यादव ने नए कृषि कानून का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बना रही है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि मंगलवार को बलिया में बड़ा बयान दिया। बलिया जिले के साहतवार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विधान परिषद के चुनाव को लेकर उनकी पार्टी बीजेपी को वोट नहीं करेगी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा से गठबंधन करने को तैयार है। हम लोग बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी से गठबंधन करने के लिए तैयार है। राजनीति में उनका सिद्धांत है संघर्ष के साथ त्याग। वो अपनी सरकार बनाने के लिए त्याग करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि कृषि कानून को लेकर हम भी केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध करते हैं जिसमें सरकार इन कानूनों को वापस लेने की बात नहीं कर रही है और इसी के साथ में बसपा समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है। ये बात उनकी ओर से कहा गया है। एक और जानकारी की माने तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर हटाए यात्रा प्रतिबंध 26 जनवरी से लागू होगा। आपको बता दें कि जॉय बाइडेन राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने से पहले ये जानकारी आई है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ब्राजील, ब्रिटेन, आयरलैंड समेत कई यूरोपीय देशों से कोविड-19 के चलते लाए गए यात्रा प्रतिबंधों को हटा दिया। इसी में जो देश शामिल है वो है ब्रिटेन, आयरलैंड और ब्राजील। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के सदस्य के बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि इस तरह के बयान उनके द्वारा नहीं आने चाहिए क्योंकि वह एक निष्पक्ष कमेटी में बैठे हुए हैं। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी ने केरल के अंदर कुमान चांडी की अगुवाई में बनाई है चुनाव प्रबंधन समिति। इसी के साथ में ऐलान किया गया है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेगी और इसीलिए पार्टी की ओर से आगे की रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिन एक ओपिनियन पोल भी सामने आया था जिसमें केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी एक बार फिर से रिपीट करते हुए दिखाई दे रही है और यूडीएफ चुनाव हारते हुए दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो केरल के अंदर ऐतिहासिक होगा जब किसी पार्टी ने दूसरी बार चुनाव जीता हो, क्योंकि हर 5 साल पर जनता यूडीएफ और एलडीएफ में से एक को चुनती है और एक को बाहर का रास्ता दिखाती है। वहीं पर बीजेपी तीसरे स्थान पर आने के लिए भी संघर्ष करते हुए दिखाई देती है। ना तो केरल में बीजेपी का कुछ है और न ही तमिलनाडु के अंदर, केवल पश्चिम बंगाल और असम के अंदर लड़ाई देखने को मिल रही है। और एक और जानकारी की माने तो राहुल गांधी पर बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा का पलटवार, कहा वे किसानों को गुमराह करके देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले गुपकार गठबंधन से अलग हुई सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस। साथ ही साथ सांसदों को अब नहीं मिलेगा 35 रुपए की थाली, अब खाने के लिए चुकाना होगा पूरा दाम। सांसदों को लेकर ये अपडेट सामने आई है। और इसी के साथ में एक और जानकारी की माने तो मणिपुर के अंदर राजद्रोह और यूपीए के तहत गिरफ्तार पत्रकार रिहा कर दिए गए हैं। पुलिस ने कहा कि केस बंद नहीं हुआ है, केस लगातार जारी है। और इसी के साथ में अदालत के अंतिम आदेश तक रिपब्लिक टीवी को रेटिंग सिस्टम से बाहर रखा जाए, एनबीए ने कहा है। यानी न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने भारतीय टीवी प्रशासन फाउंडेशन से अपील की है कि टीवी रेटिंग में हेराफेरी से संबंधित मामले को लेकर अदालत में लंबित है मामला और इसीलिए रिपब्लिक टीवी के सदस्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी और उनके टीवी चैनल रिपब्लिक नेटवर्क को लेकर कई सारे मामले कोर्ट से लेकर पुलिस में चल रहे हैं और इस तरह से उनके चैट जो वायरल हुए थे उसमें भी देखा गया था कि कई सारी चीजें काफी गंभीर है। और ऐसे में दोस्तों ये सारी बड़ी अपडेट आती है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको ये भी खबर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक और जानकारी की माने तो फगवाड़ा के अंदर खुले मंच से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने जमकर निशाना साधा है। वहीं पर जेल से रिहा होने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने योगी सरकार पर फिर निकाली भड़ास। और एक और अपडेट की माने तो S-400 प्रशिक्षण के रूस जाएगा भारतीय सेना का दल, भारत को जल्द मिलेगी मिसाइल। और ये सारी बड़ी अपडेट आती है इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।